तो अब बात यह है कि पिछले लेक्चर में हमने, मेरा ख्याल है काफ़ी लंबा लेक्चर भी था, मगर बड़ी तफसील से हमने कार्ल मार्क्स की आर्ग्यूमेंट्स को कवर किया इन दास कैपिटल। और वो 1 घंटे में लेक्चर मैंने काफ़ी कुछ उसमें कंडेंस किया हुआ था, जो कि अगर आप मार्क्स के ओरिजिनल वर्क्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि 3 मुख्तलिफ वॉल्यूम्स हैं दास कैपिटल के, वॉल्यूम 1, 2, 3, और उसके अलावा फिर थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू के अपनी अलग किताबें हैं कार्ल मार्क्स की। तो 6 को किताबें हैं टोटल। तो इसलिए इतनी बड़ी और इतनी मतलब इन डेप्थ आर्ग्यूमेंट को घंटे 2 घंटे के अंदर कवर करना आसान नहीं है। मगर बहरहाल जो आर्ग्यूमेंट है नॉनदलेस, उसका बड़ा डीप इम्पैक्ट हुआ। स्लो इम्पैक्ट था मगर बहुत डीप इम्पैक्ट था उस पीरियड के अंदर, क्योंकि मार्क्स ने वही एपरेटस जो कि बड़े पीरियड से डेवलप हो रहा था, जिसको हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कह रहे हैं आजकल, जो स्मिथ और रिकार्डो और मुख्तलिफ लोग उनकी डेवलपमेंट के नतीजे में एक लेवल पे पहुंचा, उन्हीं चीज़ों को लेके उसने बल्कि कुछ ठीक ठोक किया, कुछ चीज़ों को ज़रा इम्प्रूव भी किया, बट मेनली स्टेइंग विद इन दैट, ब्रॉडली विद इन दैट फ्रेमवर्क ऑफ द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। उसने एक बड़ी शॉकिंग बात साबित कर दी, जो कि पिछले किसी इकोनॉमिस्ट ने नहीं ऐसे लिखा था या ऐसी कोई बात साबित नहीं की। और वो ये थी कि कैपिटलिज्म इज एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, और इसमें जो प्रॉफिट है और जो इंटरेस्ट है और जो रेंट है, दिस इज एक्चुअली सरप्लस वैल्यू, जो कि मेहनत कश तबके से, मजदूर से खींची जाती है और छीनी जाती है। और सो दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग टू से कि भाई उसने बीच में दास कैपिटल में एक रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी निकाल लिया कि भाई किस स्पीड पे आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही, कितनी ज़्यादा आपकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही, ये भी निकाल दिया। ये जब सब चीज़ें निकाली तो उसके नतीजे में एक तो मार्क्स का खुद और सोशलिज्म का खुद जो कि सोशलिज्म के आइडियाज़ और मार्क्सिज्म के आइडियाज़ एक तो फैलने शुरू हुए। बट इवन बिफोर दैट, क्योंकि मार्क्स का अपना इन्फ्लुएंस और दास कैपिटल का अपना इन्फ्लुएंस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्लो था। स्लो इसलिए था क्योंकि इट्स अ डिफ़िकल्ट बुक टू रीड, बड़ी लंबी किताब है, मुश्किल भी है पढ़नी, और उसके लिए काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। जनरल रीडर के लिए थोड़ी सी मुश्किल है। मगर जो उसकी आर्ग्यूमेंट्स हैं मोर और लेस वो पॉपुलराइज होनी शुरू हो गई। उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसको हम कहते हैं द पेरिस कम्यून ऑफ 1871। अगर दूसरा कोर्स आप मेरे साथ पढ़ रहे होते तो आपको अंदाजा होता कि 19वीं सदी के अंदर, और ख़ास तौर पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कई ऐसे रिवोल्ट्स हुए जिसके अंदर मोनार्की को ओवरथ्रो करने की कोशिश थी, और उसमें से, उन्हीं रिवोल्ट्स में से ऐसी मूवमेंट्स निकली जो कि सोशलिज्म की तरफ कदम बढ़ा रही। यानी कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने ना तो सोशलिज्म कम्युनिज्म को इजाद किया, उसको डेवलप ज़रूर किया, उसको साइंटिफिक ज़रूर बनाया, मगर ये एक मूवमेंट थी जो उनसे पहले से शुरू हो चुकी थी। कई मुख्तलिफ लोग थे जो कि इसको प्लीड कर रहे थे, और ये एक इस सेंस में भी बड़ी मूवमेंट थी कि एक्चुअली वर्कर्स मैनेज टू टेक ओवर द लार्जेस्ट यूरोपियन सिटी एट द टाइम। पेरिस जो है वो यूरोप की सबसे बड़ा शहर था, एंड वर्कर्स हैड टेकन इट ओवर, और वहाँ पे उन्होंने अपनी हुकूमत भी चलाई। कई महीने उनकी हुकूमत चलती रही, जब फिर दूसरी कुव्वत ने आके उसको क्रश कर दिया और गोलियां चला के मार दिया लोगों को। कार्ल मार्क्स ने उस पर बड़ा फेमस एक ऐसे भी लिखा था ऑन द पेरिस कम्यून। तो कहने की मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि 2 साइमल्टेनियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक है कि वर्किंग क्लास यूरोप की जो है, खासतौर पे बड़े शहरों के अंदर और पेरिस जैसे शहरों के अंदर, वो बजाते खुद पॉलिटिकली ज़्यादा इन्वॉल्व, इंगेज्ड हो चुकी है। इंग्लैंड के अंदर चार्टिस्ट मूवमेंट बन चुकी है, ट्रेड यूनियंस बन रहे हैं, और वर्कर्स ने कई कई जगहों पे अपनी हुकूमतें भी बना ली। सो द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशलिज्म इज क्लियरली इन द 19th सेंचुरी डेवलपिंग। सबको नजर आ रहा है कि सोशलिज्म एक मूवमेंट के तौर पे डेवलप कर रही है। मार्क्स ने नहीं बनाया, मैं अगेन कहूंगा, मार्क्स इज ओनली वन ऑफ द पीपल जो उस पर लिख रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उस पर लिख रहे हैं, और ये एक यूरोपियन वाइड मूवमेंट नजर आ रही है। और दूसरी तरफ ये जो बड़ी डिटेल्ड किस्म की एक थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट की जाती है और बेस्ड ऑन द लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, कि लेबर को बनाने में जो वैल्यू और लेबर जो वैल्यू बनाता है, उन दोनों चीज़ों में जो फ़र्क है, दैट इज सरप्लस वैल्यू, और उसी से रेंट और प्रॉफिट और इंटरेस्ट बनता है। ये भी बड़ी डेविस्टेटिंग आर्ग्यूमेंट है फॉर कैपिटलिज्म, बिकॉज अगर पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम ही इस चीज़ पर बुनियाद रखता है कि वो गरीबों का इस्तेहसाल करता है, जिस तरह मार्क्स लिख रहा है,
तो फिर ऑब्वियसली उसकी लेजिटिमेसी बड़ी सीरियसली अंडरमाइंड है। सो कई इकोनॉमिस्ट ने अब इस मामले को डील करने की कोशिश की। इनफैक्ट रिकार्डो की अपनी राइटिंग से भी एक किस्म का रिकार्डियन सोशलिज्म भी डेवलप हो गया था। मार्क्सियन सोशलिज्म अलग था, रिकार्डियन सोशलिज्म अलग था। और जॉन स्टुअर्ट मिल की राइटिंग से भी, जॉन स्टुअर्ट मिल खुद भी आपको पता है सोशलिज्म की तरफ जाना शुरू हो गया था। तो कई डिफरेंट स्ट्रैंड्स थे, सेंट सिमोन का, चार्ल्स फोरियर का, रॉबर्ट ओवन का, कई मुख्तलिफ स्ट्रैंड्स थे जो सोशलिज्म की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब मामला ये था कि द लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, इट सीम्ड, स्पेशली मैं समझता हूं आफ्टर द राइटिंग ऑफ दास कैपिटल, seemed to inevitably lead towards socialist conclusion. कि हाउ डू गेट अराउंड दिस आर्ग्यूमेंट जो मार्क्स ने कही है कि अगर हर चीज की वैल्यू उसके अंदर लेबर एम्बॉडीड से डिटरमिन होती है, जो कि हर इकोनॉमिस्ट उस वक्त तक मान रहा है, तो फिर हाउ डू गेट अराउंड दिस आर्ग्यूमेंट कि लेबर पावर की वैल्यू भी उसके अंदर जो लेबर, उसके ऊपर जो लेबर लगा है वो उसकी वैल्यू होगी, मगर वो वैल्यू जो प्रोड्यूस करेगा उससे ज्यादा होगी। हाउ डू गेट अराउंड दैट? और डिफरेंस दोनों के दरमियान प्रॉफिट होगा। देयर रियली इज, in my opinion, no way around it. As long as the price of a commodity was determined by labor embodied in the commodity, surplus value was proven to be the result of the exploitation of the working class. इससे क्या हुआ कि लेबर थियरी ऑफ वैल्यू अपने एक ने जो साबित कर दिया वो ऐसी चीज थी जो बहुत सारे लोग कबूल नहीं करना चाहते थे, लेट्स से, खास तौर पे अगर वो प्रो कैपिटलिस्ट हो। However, if labor is not the source of value, only then can all theories of exploitation be abstracted away from the discipline. As long as the labor theory of value remains at the heart of economics, it's impossible not to come to the conclusion that Marx basically came to. अगर आप लेबर थियरी वैल्यू को निकाल ही दें पूरे इकोनॉमिक्स से, तो फिर आप जो है, you can liberate the subject, so to speak, from any theory of exploitation. Now let's think about it in a different way. If I wanted to establish for any social system या any relationship, कोई भी ताल्लुक, कोई भी मुआशी ताल्लुक में मैंने establish करना है कि XYZ social system exploitative है या नहीं, या establish नहीं करना, मैंने ये question करना है. This is my research question. Let's say, is capitalism exploitative? Is feudalism exploitative? Is slavery exploitative? I'm not talking about oppressive. Something can be oppressive without being exploitative. Oppressive just means किसी को दबा देना, ठीक है? Exploitation, economic exploitation का एक मखसूस मतलब है, एक मखसूस उसकी डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन ये है कि काम आपने किया हो और फायदा मैं उठा लूं. The very definition of exploitation is this, कि काम कोई और करे, लेबर किसी ने किया और उसका अजर जो है वो कोई और कमा ले. जिस तरह आप ये फील करेंगे कि अगर मजमून आपने लिखा हो, ठीक है, और ये भाई साहब जो है मजमून ले जाएं और उस पर नाम चेंज करके एक ए ले आए और ए ग्रेड कमा लें, तो अब इसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप तो नहीं, बिकॉज इज नॉट मेकिंग एनी मनी, बट इफ ही वाज आल्सो मेकिंग मनी, देन यू कुड से दैट यू एक्सप्लॉइटेड माय वर्क, राइट? यू एक्सप्लॉइटेड मी. So the definition of economics is to take somebody else's labor away from them and enjoy the benefits of that labor for yourself. अगर हम लेबर को इस पूरे डिसिप्लिन से निकाल दें, इस सवाल को ही निकाल दें कि कहीं ना कहीं पे लेबर कंप्यूट हो रहा हो कि तुमने कितना काम किया था, क्या तुम्हें उसका पूरा अजर मिला, आपने कितना किया, आपने कितना किया, आपने कितना किया, मैंने कितना किया, अगर मैं ये क्वेश्चन ही निकाल दूं, डिसिप्लिन से ही निकाल दूं, अगर मैं कहूं कि भाई मैं एक ऐसा डिसिप्लिन बना रहा हूं जिसमें ये सवाल ही नहीं उठेगा कि किसने क्या काम किया, कितना काम किया, कितने घंटे मेहनत की, कितनी स्किल मेहनत थी, कितनी नहीं थी, ये क्वेश्चन हम देखेंगे ही नहीं, तो फिर उस डिसिप्लिन में आप ये क्वेश्चन भी नहीं उठा सकेंगे कि आया ये निज़ाम एक्सप्लॉयटेटिव है या. मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि एक दफा लेबर थियरी ऑफ वैल्यू के नतीजे में ये साबित हो गया कि कैपिटलिज्म एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, तो अब इसका जवाब देने के बजाय जो इकोनॉमिस्ट प्रो कैपिटलिस्ट थे, मैं समझता हूं, मेरा नुक्ता नजर है, उन्होंने ये सोचा फिर लेबर थियरी वैल्यू नु ही दफा करो, इन्हों ही फारिग कर दो, एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू थियरी ऑफ वैल्यू दैट विल नॉट लुक एट वैल्यू एज बीइंग ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर. इफ वी एक्सक्लूड दैट, लेबर तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में होना है, तो ऑल टुगेदर आप लेबर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मगर लेबर थियरी ऑफ वैल्यू को अगर आप एक्सक्लूड कर लेंगे
तो फिर आप कहीं से भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि एक्सप्लॉयटेशन है क्या, कहां पे। द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी वॉज नॉट इन इट्स लेबर बट इन इट्स यूटिलिटी। अब ये नई वैल्यू थ्योरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी, क्योंकि अभी तक हम तकरीबन 2000 साल की तारीख पढ़ते पढ़ते अरिस्टोटल से लेके अब तक कई मुख्तलिफ तरह से आपने देखा कि कई मुख्तलिफ डायरेक्शन से आपने देखा कि जितने लोग अभी तक लिख रहे थे वो यही लिख रहे थे। अब इकोनॉमिस्ट ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज नॉट डिटरमिन्ड बाय इट्स लेबर बट बाय यूटिलिटी। यू नीड अ न्यू थियरी ऑफ वैल्यू, a new theory of commodity pricing, and they think that they can find that in utility. This new thought within political economy became economics. गौर करें कि अभी तक जितने लोगों ने लिखा है, जिनको हम इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उन्होंने जो मजमून लिखा है उन्होंने क्या क्या किस टाइटल के तहत लिखा है? पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब जब पॉलिटिकल इकोनॉमी में से एक ऐसा स्कूल डेवलप होता है जो कहता है कि लेबर थियरी ऑफ वैल्यू हमें सानू नहीं चाहिए, तो वो अपना नाम जो है चेंज कर लेते हैं, कहते हैं वी आर नॉट डूइंग पॉलिटिकल इकोनॉमी एनी मोर। वो जो स्मिथ ने और रिकार्डो ने और मार्क्स ने और इन सब ने किया, ये नहीं हम कर रहे, हम कुछ और कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स कर। दिस इज द बर्थ ऑफ अ डिफरेंट सब्जेक्ट नाउ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे कि जो लोग इन सब्जेक्ट को डेवलप कर रहे हैं वो फिर भी अपने मजमून में अभी तक पॉलिटिकल इकोनॉमी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होगा। ये भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब इसी में स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स की क्या इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल्सो हैज टू बी रीअसेस्ड। किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी रीअसेस्ड। व्हाई? बिकॉज अगर आपने एक नया डिसिप्लिन अब निकालना है पुराने डिसिप्लिन में से, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का डिसिप्लिन है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी का आपने देखा, आपने पढ़ा होगा, कई लोग थे वो चेयर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एट ऑक्सफोर्ड, चेयर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हियर, चेयर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी देयर, ऐसे भी बहुत सारे प्रोफेसर थे। अब आपने एक पूरा नया डिसिप्लिन निकालना है, तो उसके फाउंडिंग फादर्स वही होंगे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के थे, या थोड़े से फर्क होंगे? फर्क होने पड़ेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को पॉलिटिकल इकोनॉमी से अलहदा करना है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अब वो बन जाएगी जो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू को कंटिन्यू करेगी, और इकोनॉमिक्स अब वो बन जाएगी जो कि यूटिलिटी और उधर से अपना डायरेक्शन, अपना रास्ता बाहर निकालेगी। आखिरी बात, चौथी बात ये कि जब ये यूटिलिटी थियरी ऑफ वैल्यू डेवलप हो जाती है, तो इसके साथ एक जो लोग अब इस डायरेक्शन में जाते हैं वो ये कहते हैं कि इन ऑर्डर टू बी अ साइंटिफिक थियरी, इकोनॉमिक्स हैज टू बी मैथमेटिकल। अगर ये मैथमेटिकल नहीं है तो ये साइंटिफिक नहीं। उनके लिए ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है कि जब वो वहां पे कोई इक्वेशन होगी तो फिर हम कह सकेंगे ये साइंटिफिक है। अगर वहां इक्वेशन नहीं होगी, ग्राफ नहीं होगा, कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं होगा, इंटीग्रल कैलकुलस नहीं होगा, तो ये साइंटिफिक नहीं है। ये चीजें आप देखेंगे आज की रीडिंग के अंदर। सो नाउ विद द न्यू, व्हेन पॉलिटिकल इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स निकलती है, तो हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं? पहली बात ये कि इकोनॉमिक्स नाउ बिकम्स डिवॉइड of considerations of social and institutional structure and change. Structure of society क्या है? Economics इस क्वेश्चन को उठाता ही नहीं until much later. Now कुछ institutional economics वगैरह इस तरह की शुरू हुई, मगर जो economics आप O level A level में पढ़ते हैं उसमें कुछ भी ये नहीं कहा जाता कि what is necessary for this kind of system to come about, aside from the fact कि बस everybody is a rational utility maximizer, बाकी सारा खुद ही flow out हो जाता है, बाकी सारा खुद ही डेवलप हो जाता है, और आपको कोई बताते नहीं कि इसकी कोई assumptions हैं इंस्टीट्यूशनल या कुछ भी। सो इन दैट सेंस कैपिटलिज्म, दिस सिस्टम, दिस न्यू सिस्टम जो कि 16वीं सदी के बाद डेवलप हो रहा है, जो कि पॉलिटिकल, एडम स्मिथ जैसे लोग, रिकार्डो जैसे लोग बड़े कॉन्शियस थे कि यार ये एक नया निज़ाम पैदा हो रहा है यूरोप के अंदर, हमने इसको स्टडी करना है, ये पुराने निज़ाम से बड़ा फर्क है। यू कैन सी दैट इन पॉलिटिकल इकोनॉमी दैट दे आर कॉन्स्टेंटली रिफरिंग टू दिस एज ए न्यू सिस्टम। फॉर इकोनॉमिक्स that becomes invisibilized. So in a certain sense, economics becomes completely ahistorical. It's not that this demand, supply and all this is a new system. Somehow or the other, that question doesn't even arise कि ये कब शुरू हुआ, कब शुरू नहीं हुआ, ये सवाल ही नहीं। It becomes kind of ahistorical, जैसे ये तो हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। यही वजह है कि बहुत सारे लोगों से अगर आप बात करें कैपिटलिज्म के बारे में, तो वो ये समझते हैं कि ये तो नेचुरल है, हमेशा से एग्जिस्ट करता था, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आपको यही इंप्रेशन मिलता है।
कि भाई इंसान रैशनल है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है, ये तो हमेशा से हो रहा था, हमेशा से अब तक होता रहेगा, एंड हेंस कैपिटलिज्म बिकम्स ए हिस्टोरिकल एंड जस्ट अ नेचुरलाइज्ड सिस्टम। दूसरी बात ये कि जहां आप पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये पढ़ रहे थे कि सोशल क्लासेस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, हर पॉलिटिकल इकोनॉमी का बंदा रेडिकल हो या कंजर्वेटिव हो, वो किने जैसा बंदा हो जो कि लैंडलॉर्ड्स की हिमायत कर रहा है, या वो एडम स्मिथ जैसा बंदा हो, या वो रिकार्डो हो, या जो मर्जी हो, डजंट मैटर, हर बंदा इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है मोर और लेस कि हाँ सोसाइटी के अंदर कम से कम तीन बड़े बड़े तबके हैं, तीन क्लासेस हैं। कौन सी हैं वो तीन क्लासेस? एक लैंडलॉर्ड क्लास है, एक कैपिटलिस्ट क्लास है, और एक वर्किंग क्लास। हर बंदा एक्नॉलेज कर रहा है, और उसमें तीन उनके दरमियान सोशल वेल्थ शेयर हो रही है। जो वर्कर है उसको वेज मिल रही है, जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट मिल रहा है, और जो कैपिटलिस्ट है उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारा चेंज हो जाता है। जब पहला चैप्टर ही आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का ओ लेवल्स में, तो उसमें क्या लिखा होता है कि एक्चुअली देयर आर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नॉट थ्री क्लासेस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा उन्होंने शामिल कर लिया एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, और आप गौर करें, अगरचे अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स इसको एक्सेप्ट नहीं करती, बट फ्रेंकली ईच ऑफ दीज इज कनेक्टेड टू दैट ओल्ड थिंग व्हिच वाज एक्चुअली जस्ट अ शेयर ऑफ द सोशल सरप्लस जो सोसाइटी में मिलता था। वो क्या थे? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वेजेस क्या हुआ? लेबर के लिए। रेंट क्या हुआ? लैंड के लिए। इंटरेस्ट क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और प्रॉफिट क्या हुआ? कैपिटल। राइट? So actually each of these it was originally connected and now disconnected. तो ये एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ। और चौथा बड़ा चेंज हमें ये नजर आता है कि इक्विलिब्रियम थियरी एंड ऑप्टिमाइजेशन का जो मैथमेटिकल मैकेनिज्म है, ये टोटली डोमिनेट कर जाता है ओवर इकोनॉमिक्स, बिकॉज दे फील कि जब इकोनॉमिक्स में मैथ ज्यादा होगी तो फिर वो साइंटिफिक सब्जेक्ट बन जाए। तो दीज आर द मेजर चेंजेस। रीडिंग में भी देखें कि उसने देखें ना, मार्क्सियन चैलेंज अलहदा रखा हुआ है, फिर उसके बाद एक पूरा चैप्टर अलहदा शुरू होता है कॉल्ड द मार्जिनल रेवोल्यूशन, क्योंकि ये एक वाटरशेड मोमेंट है, एक की मोमेंट है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में, जिसके बाद आप देखें कि पूरा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। सो विलियम स्टैनली जेवंस, लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट ही हैज टू से 1835 टू 1882। अब गौर करें, उसकी किताब का नाम है द थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1871 में लिखी गई। अभी तक उसने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी आप देखें कि इकट्ठे ही चल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ज करेंगे। और वो पहले सेंटेंस में लिखता है, कहता है वैल्यू डिपेंड्स इंटायरली अपॉन यूटिलिटी। अजीम, सुन रहे हो? याद है तुमने एक दफा एक क्लास में कहा था कि सर बट वैल्यू डजंट डिपेंड इंटायरली ऑन यूटिलिटी, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो शामिल है। ये देखो, जेवंस कहता है वैल्यू डिपेंड्स इंटायरली अपॉन यूटिलिटी। अब ये कैसे साबित करेगा? कहता है लेबर इज फाउंड ऑफन टू डिटरमिन वैल्यू बट ओनली इन एन इनडायरेक्ट मैनर बाय वेरिंग द डिग्री ऑफ यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी थ्रू एन इंक्रीज और लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई। लेबर जो है वो चीज की यूटिलिटी बढ़ा देता है, उससे उसकी प्राइस बढ़ सकती है, मगर लेबर बजाते खुद जो है वैल्यू डिटरमिन नहीं करता। वैल्यू इज डिटरमिन्ड बाय यूटिलिटी। नाउ दिस इज द मेन गाय दैट्स गोइंग टू, वन ऑफ द मेन गायज दैट्स गोइंग टू स्टार्ट अस इन दिस डायरेक्शन। आज के अगर आप इकोनॉमिस्ट से वैसे बैठ के बात करें ना, हाउ इज द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी डिटरमिन्ड, अक्सर उनका ठक करके जवाब होता है यूटिलिटी। तो वो यहीं से निकलता है। कैसे वो कहता है? कहता है जी मैथ बड़ी जरूरी है। इट इज क्लियर दैट इकोनॉमिक्स इफ इट इज टू बी अ साइंस एट ऑल मस्ट बी अ मैथमेटिकल साइंस। जे मैथ नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। As the complete theory of almost every other science involves the use of what? Calculus, of that calculus, so we cannot have a true theory of economics without its aid. Somehow or the other we have to have calculus in economics, फिर ये साइंस बनेगी। I find that to be putting the cart before the horse. You know, I find that to be kind of जबरदस्ती मैथ घुसाओ ताकि साइंस बन जाए। That's not a very convincing argument, sorry to say. अब वो मैथ लाने के लिए वो किस भाई साहब के पास जाता है? इन भाई साहब, जेरेमी बेंथम के पास। He quotes him and says ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा था। कहता है प्लेजर एंड पेन कैन बी मेजर्ड बाय इट्स इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी, प्रोपिनक्विटी और रिमोटनेस, कितना करीब है कितना दूर है, और सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, ये उसने बेंथम से उठाई ये चीजें। और बाकी बेंथम फिकंडिटी, प्योरिटी, एक्सटेंट की बात करता है, मगर जेवंस कहता है कि ये इसको रहने दो। मैं ये चार चीजें लेके लेना चाहता हूं जो बेंथम ने बताई। बेंथम ने 7 बताई हैं, मैं 4 रख रहा हूं, 3 मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये मॉरल क्वेश्चन है और ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है, तो मैं इकोनॉमिक वाला रख रहा हूं, मॉरल वाला छोड़ रहा हूं। ठीक है, अच्छा। अब वो कहता है he gets into the murky ground, I love this,
of measuring feeling. How do you measure feelings? ये उसके लिए मसला कहता है every. Now you will be shocked. I'm sure कि यहां साइंस की बात हो रही थी, एकदम से अगले सफे पे आप चले गए into measuring feeling. How do you do that? He says every feeling must last some time. कुछ अरसे के लिए चलती होगी. And it may last a longer or shorter time, but while it lasts, it may be more or less acute and intense. ठीक है, एक फीलिंग आपको हुई है, हो सकता है आपको बहुत खुशी हुई है मगर थोड़ी देर के लिए, या थोड़ी सी खुशी हुई है मगर बहुत देर के लिए. दोनों चीजों को देखने की जरूरत है क्योंकि हमें मैथ करनी है अच्छी तरह से. 2 days of the same degree of happiness are to be twice as much desired as 1 day. 2 days of suffering are to be feared twice as much as 1 day, and so on. The quantity, अब उसको ग्राफ पे डालता है, कहता है the quantity during each minute may be represented as in figure 1 by a rectangle whose base is supposed to correspond to the duration of a minute. यानी कि ये 1 मिनट है, ये दूसरा मिनट है, ये तीसरा मिनट है, ये चौथा मिनट है. ठीक है, और पहले मिनट में मैं कितना खुश हुआ हूं वो MP लाइन से डिटरमिन होगा. ठीक है, ये मेरी खुशी है पहले मिनट की, वो हा हो ही हे गति चली जा रही है. ठीक है, सॉरी टू यूज दैट एक्सप्रेशन, जस्ट इलस्ट्रेटिंग हाउ ही इज लुकिंग एट इट. ठीक है, thus he says pleasure and pain treated as positive and negative quantities can be treated in algebra, and this is what he wants. He wants to get to algebra. जितनी जल्दी वो x y z और p q r s t और डिफरेंशियल इक्वेशंस डाल लेगा जो आपको बड़ी बुरी लगती हैं, उतनी जल्दी वो कहेगा ये साइंस बन जाएगी. तो यहां पे उसने पहुंचना है. To maximize pleasure is the problem of economics. This is the clear statement. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता. सुनो, कहता है प्लेजर एंड पेन आर अनडाउटेडली द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कैलकुलस ऑफ इकोनॉमिक्स. आज तक अभी तक कोई कैलकुलस ऑफ इकोनॉमिक्स ने ये नहीं सेंटर बनाया सिवाय बेंथम के, और उसने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और बहुत सारी और चीजें जो है शामिल की, मगर बहरहाल इसने प्योरली ये बना दिया इकोनॉमिक्स टू सेटिस्फाई आवर वांट्स टू द अटमोस्ट विद द लीस्ट एफर्ट. ठीक है ना, to procure the greatest amount of what is desirable at the expense of the least that is undesirable. In other words, to maximize pleasure is the problem of economics. पूरी economics production से निकल गई है. पहले अगर economics का मामला ये था कि पैदावार कैसे करनी, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे बढ़ानी है, सोसाइटी तरक्की कैसे करती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी चीजें आपने इब्ने खल्दून से लेके एडम स्मिथ तक पढ़ी. तो अब ये इंपॉर्टेंट स्किल्स कैसे डेवलप करनी, नो, दैट्स नॉट व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट. दैट वाज व्हाट पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज अबाउट. व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट? मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क, मैक्सिमम बेनिफिट. नाउ व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ अ कमोडिटी? आपको याद है कि रिकार्डो ने भी ये कहा कि कुछ चीजें कमोडिटीज होती हैं मगर वो उनकी सप्लाई नहीं आप बढ़ा सकते, लिहाजा वो डिमांड एंड सप्लाई वाले मामले को और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले मामले को रिप्रेजेंट नहीं करती. अब देखो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स कैसे जेवंस के बाद कमोडिटी को डिफाइन करती है. ये आपकी इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में भी इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं. कहता है इफ बाय अ कमोडिटी वी शैल अंडरस्टैंड एनी ऑब्जेक्ट, any substance, any action or service which can afford pleasure or ward of pain, everything becomes a commodity. It's not something that's produced necessarily. Nature also becomes a commodity. In this definition, अगर मैं स्मॉग नहीं है तो वो भी मेरे लिए कमोडिटी है क्योंकि मैं उससे खुश हूं. स्मॉग है तो वो भी मेरे लिए कमोडिटी क्योंकि उससे मैं ना खुश हूं. Since everything मैंने लिखा है evokes an emotion at some level, therefore everything is a commodity. There's no more this distinction between a commodity and a non-commodity in neoclassical economics after Jepin. ये खत्म ही हो जाती. आप बैठी हुई हैं, आप उठ के चली जाएं, मैं अपसेट हो गया हूं, that's a commodity. Because उसकी definition देख लो. Anything which affects your emotion becomes a commodity. कहता है यूटिलिटी दो इज नॉट एन इंट्रिंसिक क्वालिटी. इससे उसकी मुराद ये बड़ी सिंपल है. यूटिलिटी इज नो इनहेरेंट क्वालिटी बट अराइजेस आउट ऑफ द रिलेशन टू मैन्स रिक्वायरमेंट्स. मेरी ज़रूरियात अगर पूरी हो रही हैं तो दैट थिंग हैज़ यूटिलिटी. हो सकता है कि एक चीज़ मेरी ज़रूरियात पूरी कर रही मगर आपकी नहीं कर रही, तो इसमें क्वालिटी नहीं है, सब्जेक्टिव चीज़ है. मेरी क्योंकि ज़रूरियात पूरी हैं, दिस हैज़ यूटिलिटी फॉर मी. आई थिंक दैट्स करेक्ट. कहता है वी कैन नेवर देयरफॉर से एब्सोल्युटली दैट सम ऑब्जेक्ट्स हैव यूटिलिटी एंड अदर्स हैव नॉट. व्हाई? बिकॉज water has utility when one is thirsty, but no utility when one is not thirsty.
So utility is not in the object, but in us. There's no intrinsic quality there. So, and also he says utility is not proportional to a commodity. Just because you have more water doesn't mean you get that much more utility, because you get it in diminishing return. अब इसको वो कहता है the law of variation of utility, but you can call it the law of diminishing marginal returns, which is what we call it today, or diminishing marginal utility. Returns and utility in this instance being the same. Each increment of food is less necessary or possesses less utility than the previous one. Logical बात है कि नहीं आयशा? है ना? अभी मैंने कॉफी पिया, मैं दूसरी कॉफी पीऊंगा तो अगली कॉफी की यूटिलिटी कम हो जाएगी, मगर अगले रोज जब मैं कॉफी पीऊंगा कल आके, तो वो जो पहले कप की कॉफी की यूटिलिटी होगी वो उतनी होगी जितनी पिछले दिन वाली थी, शायद ज्यादा ही होगी क्योंकि अब तक मुझे कैफीन एडिक्शन हो चुकी होगी, है कि नहीं? तो मैं इसमें हमेशा ये कहता हूं कि इसमें फनी बात ये है कि अगर मैं पानी को ले लूं, खाने को ले लूं, तो एक दिन में आप सही कह रहे हैं कि यूटिलिटी गिरती है ओवर टाइम, लेट से वो भी सुबह चढ़ेगी फिर गिरेगी, फिर दोपहर को चढ़ेगी, फिर शायद इस तरह हो या शायद इस तरह हो, ठीक है? ईच टाइम आई हैव 3 मील्स अ डे, अगले दिन फिर वो 3 मील्स अ डे इसी तरह होंगी, फिर 3 मील्स अ डे इसी तरह होंगी, फिर 3 मील्स अ डे इस तरह होंगी। जब मैं सारी चीज को ओवर अ लाइफ टाइम लूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? ये स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। Where is the diminishing utility then? Where is it? It's gone. It's finished. The diminishing utility establishes itself only in relation to the period of time that you mentioned. The other issue is, of course, that the diminishing utility is not necessarily true for every commodity. What about alcohol? What about drugs? What about pot? What about coffee? What about any addictive substance? Video games. The more I play, the more I want to play. This is actually a particular kind of commodity called a Giffen good in economics. But Giffen goods violate the law of diminishing returns, and that's why Giffen goods are also said to have upward sloping or sometimes kinked demand curves. ये भी बड़ी अजीब सी बात है. So law of diminishing marginal utility also has certain, it works only within certain limits and periods, and for some commodities it's not a universal law, but he treats it more or less as a universal law. जैसे हर commodity में diminishing returns ही हर वक्त हो रहे. But let's go with it, doesn't matter. Let's say the majority के लिए चलती है, let's go with it. ठीक है? कहता है each increment of food is less necessary, it possesses less utility than the previous one. Now the quantity of the commodity is measured on the horizontal line OX, ये होगी OX line, and the intensity of utility will be measured by the length of the upright lines or ordinates, ये intensity होगी. The perpendicular height of each point of curve above the line OX represents the degree of utility of the commodity when a certain amount has been consumed. ठीक है? ये यूटिलिटी हुई पहले वाले की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, ये चौथे की, ये पांचवें की, ये छठी की, एंड सो ऑन, ये 10वें की. अब इसी चीज को वो कहता है कि अगर हम हर यूनिट को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर लें तो हमें यूं करके एक लाइन मिल जाएगी. इंस्टेड ऑफ डब्बे 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 मिले, हमें एक लाइन मिल जाएगी. उसको वो लाइन पसंद है, वो कहता है लाइन ठीक है, लाइन चाहिए. लाइन उसको क्यों चाहिए? हालांकि कभी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि जब आप चीजें खरीदेंगे तो आप एक क्वांटिटी में ही उनको खरीद सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इतनी सी चॉकलेट बार दे दो, बस मैंने एक बाइट खानी है, किटकैट खोल के मैं एक बाइट खा के वापस नहीं रख सकता वहां पे, मुझे पूरी किटकैट ही लेनी है. मगर बहरहाल वो इसको इस तरह क्यों बनाता है, एक डिसकंटिन्यूअस चीज को एक कंटिन्यूअस कर्व क्यों बनाता है? बिकॉज इस पे कैलकुलस अप्लाई होती है. इस पे कैलकुलस अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है. अभी आगे आप देखेंगे कैसे हो. अभी आपको समझाता हूं. टोटल यूटिलिटी एंड डिग्री ऑफ यूटिलिटी. कहता है अब मैं कैलकुलस लगाता हूं. पहले खुद ही इसको उसने कर्व लाइन बनाया, अब उसी कर्व लाइन पे कैलकुलस लगाएगा. कर्व लाइन जब भी बन जाती है उस पर कैलकुलस लगाना पड़ता है. मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों. कैलकुलस कोई औखा काम नहीं, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं. आप सब कैलकुलस समझ सकते हैं, चाहे आपको लगे मैथ बड़ी मुश्किल है, कोई मुश्किल है ही नहीं. और बड़े पुराने जमाने में आपसे बहुत ज्यादा कम इंटेलिजेंट लोगों ने इन चीजों को फिगर आउट कर लिया था, आप भी कर सकते. देखो मामला ये है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह है या इस तरह है, तो उसकी जो स्लोप है उसको फिगर आउट करना कोई मुश्किल नहीं है. वो बैठा है मैथमेटिशियन, उसको पता है वेयर आई एम गोइंग विद दिस. बताता हूं, वो भी बताता हूं करना क्या. फर्ज करो कि कोई स्ट्रेट लाइन है
फिगर आउट करना है कि उसकी स्लोप क्या है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप फिगर आउट कर सकते हैं। किस तरह फिगर आउट कर सकते हैं कि आप ये वाला डिस्टेंस लें, ये वाला डिस्टेंस लें, एक ट्राइंगल बनाए, राइट एंगल ट्राइंगल, आपको पता चल जाएगा कि कितना चेंज जो है वो एक्स में और कितना चेंज जो है वाई में। और डी वाई बाई डी एक्स चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स करेंगे तो आपको उसका ग्रेडियंट पता चल जाएगा। दैट्स व्हाट द ग्रेडियंट इज। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम जो है वो है ही है और कुछ भी नहीं। अब मसला सिर्फ ये आता है कि जब वो लाइन कर्व हो जाती है बखत, ठीक है, जब वो यूं हो तो फिर कैसे ग्रेडियंट निकालेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि यहां पे ग्रेडियंट, यहां पे स्लोप और है, सॉरी मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पे स्लोप और है, यहां पे स्लोप और है, यहां पे स्लोप और है, थ्रू आउट स्लोप वेरी कर रही है। तो फर्ज करो कि मैंने इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, ठीक है, तो इसका ये सारा सिलसिला भी निकला था सर्कल के एरिया को निकालने के सारी सिलसिले से, मगर वो किसी और वक्त करें। फर्ज करो मैंने यहां पे स्लोप निकालनी, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा इतना इधर चला जाऊंगा, उतना ही मैं इधर चला जाऊंगा, और इधर वाला पॉइंट निकालूंगा, इधर वाला पॉइंट निकालूंगा, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्लोप निकाल लूंगा। ये निकल सकती है स्लोप, इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये इस लाइन की स्लोप निकल सकती। अब मैं बाय लिमिट इस गैप को कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, कम करता जाऊं, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहां पे क्या लाइन है। दैट्स ऑल डिफरेंशियल कैलकुलस इज, कि जब मैं इस डिस्टेंस को कम करता जाऊंगा, इसको लिमिट पे ले जाऊंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि वहां क्या स्लोप। बस इतनी सी बात। इट्स जस्ट अ सिंबल डेल्टा एक्स। डेल्टा जहां भी लिखा होगा इट मींस चेंज इन एक्स। डी एक्स जहां पे लिखा होगा इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट मींस चेंज इन एक्स है। जिस तरह मैंने यहां से यहां एक्स कर दिया तो दैट्स चेंज इन एक्स, बस। तो डेल्टा एक्स लीड्स टू डेल्टा यू। इससे हमारी क्या मुराद है कि जब हमने डेल्टा एक्स चेंज किया, ये यानी कि एक ज्यादा हमने यूनिट खाया, तो हमारी यूटिलिटी जो है वो बड़ी, ओवरऑल यूटिलिटी बड़ी, मगर अगले यूनिट की यूटिलिटी थोड़ी सी गिर गई, लास्ट यूनिट की गिर गई। ठीक है, समझ आ रही है। सो डेल्टा एक्स लीड्स टू डेल्टा यू का मतलब ये है कि अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल जाएगी, बस। ठीक है, ये मैंने डेल्टा एक्स किया यानी ज्यादा खाया, ये डेल्टा यू हुआ, मेरी यूटिलिटी बढ़ गई, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ सिंबल लगाया है। ये बातें हम रोज करते हैं, ये सिर्फ सिंबल लगाया है। सो डी यू डिवाइड बाई डी एक्स, दैट्स द चेंज इन यूटिलिटी, ये वाली, divided by the change in x will give the degree of utility corresponding to the quantity of commodity x. The degree of utility is in mathematical language the differential coefficient of u considered as a function of x and will itself be another function of x. सिर्फ वो ये कह रहा है, इतनी बात कर रहा है कि this tells you कि कितनी आपकी यूटिलिटी टोटल बढ़ी और कितनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है नेक्स्ट यूनिट से हुई। That's it. Change in utility कितनी हुई if you moved from let's say 10 units of chocolate bars to 11 units of chocolate bars. What is the addition to the total utility and what is the marginal utility that you get from that? That's it. No घबराइंग, okay? इसको और सादा ज़बान में, मैं मैथ नहीं सिखा रहा आपको, वैसे बता रहा हूं, और सादा ज़बान में आपको ये बता सकता हूं कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को तो आपको पता चलता है कि उसकी वहां पे स्लोप कितनी है, उस पॉइंट पे स्लोप कितनी है, आप फिगर आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे उसकी ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। और जब आप इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन को तो ऑपोजिट हो जाता है, आप फिगर आउट करते हैं कि उस कर्व के नीचे एरिया कितना है। जब ए टू बी में इंटीग्रेट करूंगा फंक्शन ऑफ एक्स को तो मुझे पता चल जाएगा कि यहां एरिया कितना, बस। दैट्स ऑल यू नीड टू नो फॉर नाउ, ओके, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं तो ग्रेडियंट, इंटीग्रेट करते हैं तो एरिया, देयर इज द ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, देयर द ऑपोजिट प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, व्हाई इज दिस यूजफुल? अब क्योंकि मैंने बनाने बैठ के यूटिलिटी कर्व्स, और जिस तरह मैंने ऑलरेडी ये बनाए हैं, तो अब ये कर्व्स जो हैं, क्योंकि ये कर्व्स हैं, स्ट्रेट लाइंस है नहीं, क्योंकि डिमिनिशिंग यूटिलिटी है, कर्व कर रही है, इसलिए मुझे अब कैलकुलस और इसलिए मुझे अब डिफरेंशियल और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत है, क्योंकि आई एम डीलिंग विद कर्व्स। इफ आई वाज डीलिंग विद स्ट्रेट लाइंस आई वोंट इवन नीड कैलकुलस। If you approximate this to a straight line, you don't need calculus anymore. That's it. It's because it's a curve that you need calculus. But that's the only function it serves. Only function it serves. The rest remains exactly the same. अब देखो आगे क्या करता है, वो कहता है water paradox. Many, ये स्मिथ में भी है और लोगों में भी है. Now the thing to understand is
बायोलॉजी में कितनी इक्वेशन सीखनी होती है? कोई भी नहीं। बायोलॉजी में इक्वेशन सीखनी होती है? बायोलॉजी में कोई बड़ी लंबी चौड़ी मैथ होती है? नहीं। क्या बायोलॉजी साइंस नहीं है? कोर्स साइंस। So just because something has math in it doesn't make it doesn't mean that it's scientific. And just because something doesn't have math in it doesn't mean that it's non-scientific. ये correlation बना लेना ही completely incorrect है. असल में what makes it scientific, or what makes a study scientific is if it accurately explains the world. That's it. If you use math to do that, great, good for you. But you don't have to. Water paradox. Jevons लिखता है many commodities which are most useful to us are esteemed and desired but little. जो बहुत फायदेमंद चीजें हैं जिनकी अपेरेंटली बहुत हाई यूटिलिटी है वो तो हम मुफ्त में हासिल कर लेते हैं. ये क्या चक्कर है? जिसमें पानी है. We cannot live without water and yet in ordinary circumstances we set no value on it. यानी फ्री होता है water. Why is this? Simply because we usually have so much of it that its final degree of utility is reduced nearly to zero. So here he is introducing the idea. गौर से सुने. Here he is introducing the idea कि the value of a commodity is not determined by total utility but by marginal utility. क्योंकि अदरवाइज अगर टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होता तो फिर पानी से ज्यादा तो कोई चीज नहीं है जो कि आपकी यूटिलिटी में हो. मगर पानी तो फ्री होता है या होता था, कम से कम आप पैसे देने पड़ते हैं. तो पानी से ज्यादा किस चीज की यूटिलिटी है भाई? कोई चीज नहीं है. उसके बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते आप 3 दिन. तो वो पी रहा है साथ, शाबाश शाबाश पियो, जिंदा रहो. तो मगर पानी के लिए कोई पैसे ही नहीं देने होते. सो चीप. सो टोटल क्या व्हाट इज हाउ अगर आप कहते हैं यूटिलिटी इज द सोर्स ऑफ वैल्यू तो ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने रिजेक्ट कर दिया था यूटिलिटी थ्योरी को इस आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पे. अब जेवंस ये कहता है कि असल में मिस्टेक हुई है. मिस्टेक ये हुई है कि हमारा ये ख्याल था कि टोटल यूटिलिटी से वैल्यू निकलती है. टोटल यूटिलिटी से वैल्यू नहीं निकलती. किससे निकलती है? मार्जिनल यूटिलिटी. कहता है डिग्री ऑफ यूटिलिटी वेरीज विद द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एंड अल्टीमेटली डिक्रीजेस एज दैट क्वांटिटी इंक्रीजेस. बट द मोर रिफाइंड एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स बिकम द लेस दे आर केपेबल ऑफ सेटिएटी. यानी कि वो चीजें जब आपकी बड़ी रिफाइंड ओपरा शोपरा सुनने का आपको शौक हो जाए उसमें नहीं, उसमें वो बढ़ती चली जाती हैं. To the desire for articles of taste, science or curiosity, when once excited, there is hardly a limit. ये नहीं खत्म हो सकता. मगर बाकी सारी चीजों के लिए ये अप्लाई होता है. यानी कि marginal utility is what we look at. Now we come to his formula. जेवंस भाई ने हमें कोई इक्वेशन देनी है जो कि वो सारी लेबर थियरी ऑफ वैल्यू वगैरह को फर्क करे और हमें बताए कि प्राइस डिटर्मिनेशन होती कैसे. और वो इक्वेशन देते हैं. ये आपके सामने इक्वेशन है. वो कहते हैं जी चेंज इन the utility of the first commodity divided by the change in the quantity of that commodity. So per unit change in the utility of the commodity divided by per unit change in the utility of another commodity. Yani ki basically marginal utility of this versus marginal utility of that must be equalized in this way. Ki dy over dx will be equal to y over x. The proportion in which you exchange commodities will be equal to the proportion of marginal utility of those commodities. फिर बोल देता हूं ताकि समझ आ जाए. द प्रोपोर्शन, आपको याद होगा जब हमने लेबर थियरी ऑफ वैल्यू पढ़ी थी, एक सेकंड कि द प्रोपोर्शन इन विच वी एक्सचेंज्ड दीज कमोडिटीज वाज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ द लेबर एम्बॉडीड इन दोज कमोडिटीज. याद है ना? जिसमें जितना ज्यादा लेबर होगा वो उतनी महंगी होगी, जिसमें जितना कम लेबर होगा वो उतनी सस्ती होगी. अब वो कह रहा है कि द प्रोपोर्शन इन विच देयर एक्सचेंज इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द लेबर इन देम but determined by the marginal utility you get from them. The more you want it, the last one that you want, the higher the price you're ready to pay for it. So marginal utility of X must be equal to marginal utility of Y, he says. We must, in other words, have the final degrees of utility in the two uses equal. The final degree से मतलब ये marginal utility. जो marginal utility दोनों commodities की वो बराबर होगी तो वहां पे वो trade बनेगा. The general result is that commodity, if consumed by a perfectly wise being, ये तो मैं तलाश कर रहा हूं कि ये perfectly wise being कहां पे मिलेगा, must be consumed with a maximum production of utility. यानी कि if you are a perfectly wise being, rational utility maximizer आप होते तो आपकी यही कोशिश होती कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हासिल कर सकूं. चलो perfectly wise उसने ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया. थोड़ा बहुत ही वाइज अगर हो जाए तो आप यही चाहेंगे ना कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो. तो परफेक्टली वाइज बीइंग वही है जो कि जरा अकल रखता है और अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है. जो भी अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहेगा उसको ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा. क्या वो गलत कह रहा है? गलत नहीं कह रहा है, ठीक कह रहा है, मगर गलत भी कह रहा है. अभी बताता हूं कैसे.
कहता है ये वो कहता है सो द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनी टू कमोडिटीज will be the reciprocal of the ratio of the final degrees of utility, yani marginal utility, of the quantities of commodity available for consumption after the exchange is completed. ठीक है, क्योंकि पानी की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है, तो मैं इसलिए उसके लिए जो पैसे दूंगा वो बहुत कम होंगे. डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी, पहला डायमंड मैं खरीद रहा हूं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार. It's that simple. अब उसने ग्राफ भी बना दिया, आपको पता ग्राफ तो आना ही था, कोई थोड़ी सी इक्वेशंस भी आनी थी. इमेजिन दैट देयर इज वन ट्रेडिंग बॉडी पोजेसिंग ओनली कॉर्न एंड अनदर पोजेसिंग बीफ. एक के पास कॉर्न है, दूसरे के पास बीफ. सपोज फॉर अ मोमेंट दैट द रेशियो ऑफ एक्सचेंज इज अप्रॉक्सिमेटली दैट ऑफ 10 पाउंड्स ऑफ कॉर्न फॉर 1 पाउंड ऑफ बीफ. 1 पाउंड बीफ जो है कितने का जाता है? 10 पाउंड्स ऑफ कॉर्न. 10 pounds of corn are less useful than 1 pound of beef. That body will desire to carry the exchange further. Should the other body possess the beef, find 1 pound less useful than 10 pounds of corn, this body will also be desirous to continue the exchange. Exchange will thus go on until each party has obtained all the benefit that is possible, and loss of utility would result if more were exchanged. Both parties then rest in satisfaction and equilibrium, and the degree of utility have come to their level as it were. ये दूसरे लफ्ज़ों के अंदर हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाते हैं. उसने ये ग्राफ बना दिया आपके लिए. एक तरफ वो चीज़ है जो कि आपको यूटिलिटी दे रही है, दूसरी तरफ वो चीज़ है जो दूसरे को यूटिलिटी दे रही है, और जहां पे मार्जिनल यूटिलिटीज दोनों के बराबर हो रही हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया. साउंड्स रीजनेबल, राइट? अब हम वी गेट व्हाट वी रियली वांटेड, व्हिच वर रियल इक्वेशंस. The degree of utility of commodities are exchanged will be in the inverse proportion to the magnitudes of the increments exchanged. वही बात कह रहे हैं. So if economics is to be a science at all, which he wants it to be, unlike all you postmodernists sitting over here, it must not deal merely with analogies. It must reason by real equations like all the other sciences which have reached at all a systematic character. Biology तो निकल गई ना इसमें से, क्योंकि उसमें equations ज़्यादा हैं कोई नहीं. But बहरहाल saying equations होगी तो science होगी, otherwise नहीं होगी. लो जी फिर, the value of a divisible commodity, if I may for a moment use the dangerous term. What is a dangerous term? Is this marginal utility idea? Is measured not indeed by its total utility, but by its final degree of utility. That is by the intensity of the need we have for more of it. ये है जी total utility, बढ़ती चली जाती है मगर plateau हो जाती है. और ये है जी marginal utility, पहले के लिए बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद दूसरे के लिए कम, तीसरे के लिए कम, चौथे के लिए कम. ओहो, 7वां वाली चॉकलेट खाई तो मुझे तो उल्टी आनी शुरू हो गई, ज़्यादा ही खा ली, डिसयूटिलिटी हो गई, उलट हो गया. A person procures such quantities of commodities that the final degree of utility of any pair of commodities are inversely as the ratio of exchange of the commodities. तो clear हो गई बात कि प्राइस के quantities उनकी बराबर होंगी. Marginal utility of x divided by marginal utility of y will be equal to quantity of x divided by quantity of y, which will be inverse to the price of x and price of y. ठीक है? So we have to, this is also called the equi-marginal utility, the law of equi-marginal utility, by the way. What is that? ये इसने इन्वेंट किया, मगर आगे इसको आज मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. The theory thus represents the fact that a person distributes his income in such a way as to equalize the utility of the final increment of all commodities consumed. In expending a person's income to the greatest advantage, the algebraic sum of the quantities of commodities received or parted with, each multiplied by its final degree of utility after the exchange, will be 0. ठीक है जी? So basically I will maximize it. ये क्या है? ये है marginal utility of x divided by price of x, यानी कि per dollar marginal utility. ये है marginal utility of y divided by price of y, यानी कि per dollar marginal utility of y. दोनों को मैंने प्लॉट कर दिया और मैंने देखा कि ये दोनों जहां पे बराबर होंगे वहां पे मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी. ये जो मैक्सिमाइजेशन वाला एक मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है, इस पे तो सारे फिदा हो गए फिर इकोनॉमिस्ट के बाद. उन्होंने कहा यही हर जगह इसको अप्लाई करना है जहां पे भी कर सकते हैं. What about labor then? इस बेचारे गरीब का क्या होगा? कहता है value depends solely on the final degree of utility, यानी marginal utility. How can we vary this degree of utility? By having more or less of the commodity to consume. So, and how shall we get more or less of it? By spending more or less labor in obtaining a supply. तो हाँ, लेबर की अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो बढ़ा देता है. जब वो बढ़ा देता है तो उसकी marginal utility कम हो जाती है. जब वो marginal utility कम हो जाती है तो फिर वो चीज़ सस्ती हो जाती है. So cost of production determines supply, supply determines final degree of utility, final degree of utility determines value. वहीं आ गई बात. तो utility is the basis of value. आप इतनी देर से पूरा सेमेस्टर क्या पढ़ते आए हैं कि लेबर 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 लेबर. लेबर जो है वो तो एक पेन है, पन इंटेंडेड. ठीक है ना? तो लेबर क्यों पेन है? Nobody got this, but anyway, when you have kids, then you'll get it. We may imagine the painfulness of labor in proportion to produce
to be represented by some such curve as ABCD in figure 6. ये लेबर है जो कि डिसयूटिलिटी उसकी पेन है. इन डायग्राम द हाइट ऑफ पॉइंट्स अबव द लाइन OX डिनोट्स प्लेजर एंड डेप्थ्स बिलो इट पेन. यानी कि जब आप लेबर करना शुरू करते हैं शुरू में तो बड़ी तकलीफ होती है, में थोड़ा सा मजा भी आता है फिर, मगर फिर थोड़ी देर बाद मजा जो है वो जैसे ये बेचारा बैठा हुआ है इसमें टर्न हो जाता है, ठीक है ना, डिसयूटिलिटी में टर्न हो जाता है. देयर विल ऑफ नेसेसिटी बी सम पॉइंट M such that QM DM, तुम्हें पता ना वो उसने ये करना ही था, QM DM किधर गया, QM DM, that is to say such that the pleasure gained is exactly equal to the labor endured. यानी कि ये है पेन, MD is pain, और ये क्या है प्लेजर. जब ये इसके बराबर होगा MD is equal to QM, तो बस यहां तक हम लेबर कर सकते हैं. इससे आगे अगर हम लेबर करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी, हमारे लिए तकलीफ से ज्यादा होगा और उसमें से फायदा कम होगा, ठीक है. तो इस वजह से हम यहां तक लेबर करते हैं. ऑफ कोर्स उसने अगर फैक्ट्री में झांका होता तो उसको पता होता कि यहां तक कौन लेबर करता है भाईजान. लेबर वहां तक आप करते हैं जब तक कि आप अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं. डजंट मैटर कि आपका क्या हाल होता है क्या हाल नहीं. So finally, it would be inconsistent with human nature for a man to work when the pain of work exceeds the desire of possession, including all the motives for exertion. What if you're hungry? You know, this will never equalize. His point is very simple. His point is that labor, we will choose to labor till the point where the marginal cost is equal to the marginal benefit. Beyond that point, there is no point in laboring. Simple. Now, the most important point is the critique. All of you seem to accept कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है. So पहले ही मेरा point ये है, the point about measuring feelings. पूरी economics इस पे बुनियाद रखती है और आपने utility theory भी सारी सुन ली है. In my view, human feelings cannot be expressed on a numerical scale, and this is not just my view; it's everybody's view. कोई numerical scale exist नहीं करता जिस पे आप human feelings को represent कर सकते हैं. It's not possible. There are no units of measurement for feelings. जैसे टाइम का एक यूनिट है सेकंड, जिस तरह के डिस्टेंस का एक यूनिट है, हर चीज़ का एक यूनिट है ऑफ मेजरमेंट जो कि एक ऑब्जेक्टिव तरीका है मेजर करने का. मगर nobody has been able to devise any objective method of measuring utils. Human feelings measures, for example, in integers, कि जब आप सर्वे साइड करते हैं साइन और आप कहते हैं my happiness is 8 out of 10, my pain is 2 out of 6 वगैरह, they have no objective scientific basis, frankly. They are made up numbers on a scale that does not exist. There is no scale that tells you that. For you, आप कहते हैं मुझे सर बड़ी दर्द हो रही है, 8 out of 10 मुझे दर्द हो रही है. दूसरा कहता है सर मुझे 2 out of 10 दर्द हो रही है, उसकी टांग उड़ी हुई है और आपको इतना सा छोटी सी चोट लगी हुई है. क्या स्केल है हमारे पास? को है ही नहीं. There is no way to measure it. और हो सकता है वाकई कि आपका पेन थ्रेशोल्ड इतना लो है कि आपको छोटी सी कट जो है वो बड़ी दर्द कर रही है और उसकी टांग उड़ी हुई है, मगर उसका ब्रेन जो है वो इतने दूसरे काउंटर एक्टिंग एंडोर्फिन्स प्रोड्यूस कर रहा है कि उसको वाकई नहीं दर्द हो रही. वो जिस तरह सोल्जर्स जो हैं, they have bullets in them and they keep running because of adrenaline. That also happens. They don't feel it. They don't even know कि मुझे गोली लगी हुई है. ऐसे भी होता है. और अगर आप वैसे बैठे हो और कोने भी यहाँ लग जाए इतनी दर्द हो रही. और स्पोर्ट्स, फुटबॉल खेल रहा है बंदा, हड्डी टूट जाती है, उसको फील ही नहीं होता, बाद में आपको शॉक फील होता कि नहीं. तो देयर इज नो ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हियर. और ये तो मैं फिजिकल पेन की बात कर रहा था. साइकोलॉजिकल तो फिर और भी कंफ्यूजिंग है ना. जब आप कोई चीज ले रहे हैं तो उसको कैसे मेजर करूंगा, बहुत मुश्किल है. कुछ लोग कहेंगे जी डोपामीन को नहीं यूज कर सकते आप. तो डोपामीन के बारे में कहा जाता है कि जितना आप खुश होते हैं उतनी डोपामीन बढ़ जाती है, मोटिवेशन भी बढ़ जाती है, फोकस अलर्टनेस बढ़ जाती है. बट डिड यू नो कि अगर डोपामीन ज्यादा ही बढ़ जाए तो मेनिया, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, ओबेसिटी और शिजोफ्रेनिया भी बढ़ जाता है. सो दैट मींस डोपामीन कैन नॉट बी सिंपली कोरिलेटेड विद हैप्पीनेस. टू मच ऑफ इट मींस के योर ब्रेन फ्राइज इटसेल्फ. Hence, there's no perfect correlation between dopamine and happiness or between any brain chemical in your mind and happiness. And वैसे भी आपको पता है जब भी आप खुश होते हैं तो कई chemicals होते हैं उसमें. एक सिर्फ dopamine नहीं होता, dopamine भी होता है, मगर और भी बहुत सारे होते हैं. And how you receive them and what is the level of your average level of dopamine, all of this makes a huge impact. And also, what are the values that you associate with it? So you could be getting a lot of dopamine, but you could say, this is not something I want. That happens all the time. Okay. Now, the real test is here. अच्छा जी, मैं आपको क्विज देने लगा हूं. ये है आपका क्विज. Answer. The ratio in which they will be exchanged are 2x for 1y, 3x for 2y, 4x for 3y, 5x for 4y,
and 6x for 5y. All of these ratios satisfy Jevons conditions of profit maximization. In conclusion, we cannot calculate the exchange price or the exchange ratios by knowing the marginal revenue function of each commodity. आप कह रहे थे बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, ये देखो एक और तरह से समझाता हूं. यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इक्वल टू साइन नहीं होना चाहिए था, मगर 12 ने डाल दिया. यहां पे है क्वांटिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x जो है ज्यादा ऊपर से शुरू हुई और जल्दी नीचे गिरी. ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y यहां से शुरू हुई और थोड़ी लंबी चलती रही, शुरू कम हुई मगर लंबी चलती रही. ठीक है. अब जेवंस ने फॉर्मूला क्या दिया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y. मार्जिनल यूटिलिटी अगर यहां मैं शुरू करूं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और मार्जिनल यूटिलिटी y, ये क्वांटिटीज का रेशियो आता है. यहां पे करूं तो बराबर आ जाता है, यहां पे करूं तो कुछ और आ जाता है. एट एवरी स्टेज द रेशियो चेंजेस. दिस इज वेरी स्ट्रेंज. I get no result from it. Now notice this. This is an example that is often given in O-level economics and it's taken directly from Jevons. ये वही है marginal utility of x, ये वही है marginal utility of y. मगर अब मैं आपको एक प्राइस दे देता हूं. Price of x is 1, price of y is 1 और बजट मैं आपको $5 का दे देता हूं. Can you solve this? You can easily solve it. Okay? The answer is I will buy 3 of x because I will look at marginal utility per dollar and I will buy 3 of y. देखिए ना, जब मैं पहला डॉलर खर्च करना चाहूंगा तो मैं ये खर्च करूंगा, इसमें मुझे 90 यूटिलिटी मिल रही है, इसमें मुझे 80 मिल रही है. अगले पे आऊंगा तो मैं ये खर्च कर लूंगा या ये, इसमें मेरी इनडिफरेंस है, ये इनडिफरेंस कर्व बन गया मेरा. यहाँ पे ये ले लूं या ये ले लूं, चलो मैं यही ले लेता हूँ. 2 मैंने ये ले लिए. अगले पे आऊंगा तो ये 70 है वो 80 है, मैं ये ले लूंगा. तो यार 2 ये मैंने ले लिए, 1 मैंने ये ले लिया. अगले पे आऊंगा ये 70 है, ये भी 70 है. अब मैंने 2 ये ले लिए, तीसरा मैंने ये ले लिया. 3:2 रेशियो बन गया मेरा, क्योंकि मैंने ये मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर जो है वो इक्वलाइज कर. ठीक है. तो इस तरह करके मैंने $5 अपने खर्च किए. हर कमोडिटी की प्राइस $1 थी, $1 थी, और मैंने 5 के $5 खर्च किए. इसके मैंने 3 लिए, इसके मैंने 2 लिए. ये एक्सपेरिमेंट, ये छोटी सी चीज जो है मैंने भी A-level इकोनॉमिक्स और में की है, आपने भी की होगी अगर आपने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की. ये हर बेसिक टेक्स्ट बुक में. मगर इसमें मसला क्या है? आओ मसला देखते हैं. लेट अस अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन x गोज अप ओइंग टू द राइज इन द टोटल लेबर टू प्रोड्यूस इट. फर्ज कर लें को मामला बन गया और सिर्फ x की कॉस्ट बढ़ गई. ठीक है. क्या हुआ? कॉस्ट बढ़ गई x की. किसी भी वजह से बढ़ सकती है, वी डोंट हैव टू से दैट. गिर सकती है, बढ़ सकती है, डजंट मैटर. ठीक है. फर्ज करो x की कॉस्ट बढ़ गई. अब क्या हुआ? देखो जी, x की कॉस्ट हो गई 2, पहले थी 1, y की वही रही 1, बजट वही है हमारा $5. अब क्या रिजल्ट निकला कि नई मार्जिनल यूटिलिटी मैंने निकाली पर डॉलर. वो पहले, अब मैं 90 को 2 से डिवाइड करूंगा, ये 45, ये 40, ये 35, ये 30, ये 25, ये 20, और y को मैंने उसी तरह 1 से डिवाइड करना है. वही नंबर्स रहे जो पहले, सिर्फ ये वाले नंबर्स चेंज हुए क्योंकि सिर्फ ये वाली प्राइस चेंज हुई है. तो लिहाजा वही कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया फंक्शन में. ठीक है. अब क्या खरीदूंगा? अब देखो, जब मैं पहला यूनिट खरीदूंगा मैं कहूंगा लो जी ये बहुत बेहतर है, ये ले लूंगा, फिर मैं ये ले लूंगा, फिर मैं ये ले लूंगा, फिर मैं ये ले लूंगा. अब जब यहां आऊंगा मैं, तो ये 40 पे होगा, ये 45 पे होगा. तो 1 2 3 4 यूनिट में ये लूंगा और 1 यूनिट में वो ले लूंगा. तो आई विल बाय 1 of x and 4 of y. What have I shown? What have I proven? Something very simple. Hear me out. Something very simple. In the first example, when the price was $1 for x, $1 for y, budget was $5. ठीक है. What did I get? The result was I bought 3 of x and 2 of y. Correct? करके दिखाया था आपको. In example 2, when the price of x rose to 2, इसकी प्राइस डबल हो गई, y की प्राइस वही रही, बजट भी वही रहा. अब क्या हुआ? I bought 1 of x and 4 of y. So what's the big deal? The big deal is there are no changes in my marginal utility of y or of x. ना x की marginal utility में कोई चेंज है, ना y की मार्जिनल यूटिलिटी में कोई चेंज है, ना टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज है, ना फंक्शन में कोई चेंज है. सिर्फ चेंज हुआ है तो सिर्फ x की प्राइस में चेंज हुआ. रिजल्ट क्या निकला है? मगर देयर वर प्राइस चेंजेस ऑफ x एंड y दैट रिजल्टेड इन चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माय बजट टू मैक्सिमाइज माय यूटिलिटी. ठीक है. पहले मैंने बजट इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया कि मैंने 3 of x लिया और 2 of y लिया. अब मैंने 1 of x लिया एंड 4 of y लिया.
सो मैंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स चेंज कर दिए। सुन लो, मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, मैंने अपनी बजट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दी। जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गई, पहले मैं 3x ले रहा था, अब मैं 1x ले रहा हूं। पहले मैं 2y ले रहा था, अब मैं ज्यादा y ले लूंगा, क्योंकि रिलेटिव प्राइस ऑफ y गिर गई है। मैंने अपनी बजट की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर। सो डज मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमिन प्राइस, which is what Jevons was trying to prove. We see now that the new prices caused by a rise in the total labor to produce a commodity created a new equilibrium price. And marginal utility did not shift the price back to the original level. Instead, it just shifted the budget to a new equilibrium position. It did not push the price back to the original level. जिस तरह मैंने ये आपको एक प्रीवियस उसमें ऑसिलेटिंग चीज दिखाई। इक्विलिब्रियम एक और जगह आके सेटल हो गया। कोई कॉस्ट पुश हुई है कहीं से, किसी चीज की प्राइस बढ़ी है और आपने अपना बजट शिफ्ट कर लिया है, और अब जो नई प्राइस है वही प्राइस है, और उसमें जेवेंस की कंडीशन भी पूरी हो रही है, जो पहले भी हो रही थी अब भी हो रही है। MU only determines therefore the allocation of my budget to maximize utility, but it had no impact at all on the price. Wasn't that what Jevons was supposed to prove? That price is determined by utility? But I just showed you mathematically that it has, number one, if you just know the marginal utility of various things and you don't know the price and you don't know the budget, even if I give you the budget, you don't know the price, how you can't figure out the ratio of exchange. वो आपने करके देखा, सबने करके देखा, because at every level the ratio of exchange is going to be different, because the marginal utility is falling at different rates, and at every level of that fall the ratio is different. Number one. Number two, if there is any exogenous change in the price owing to labor, more labor going into something or less labor going into something, automatically the price shifts. And then the equilibrium price becomes the new one. Marginal utility has not changed. If one thing remains unchanged, the other thing changes, और उससे price बढ़ जाती है, गिर जाती है. What's causing price to go up and down? Marginal utility, वो तो change ही नहीं हुई. So this theory is actually totally incorrect. Marginal utility is not the determinant of price. The labor theory of value gave us a point around which the demand and supply oscillate. याद आया आपको? एक point था लेबर थ्योरी वैल्यू ने आपको दिया कि ये पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द प्राइस घूमेगी। क्यों? क्योंकि व्हेन द प्राइस एक्सीड्स द सोशली नेसेसरी लेबर टाइम, कैपिटल मूव्स इनटू दैट इंडस्ट्री रेजिंग सप्लाई, और जब वो सप्लाई बढ़ जाती है तो वो प्राइस वापस नीचे आ जाती है। व्हेन द प्राइस इज बिलो द एसएनएलटी, कैपिटल मूव्स आउट ऑफ दैट इंडस्ट्री, एंड सो द इनफ्लक्स एंड आउटफ्लक्स ऑफ कैपिटल मेक द प्राइस ऑसिलेट अराउंड द एसएनएलटी। हर इकोनॉमिस्ट अब तक ये कह रहा है। इज देयर एनी मैकेनिज्म थ्रू विच the price oscillates around that point where of MUX over MUY or MUY over MUX? No mechanism. The utility theory of price fails to provide a better explanatory substitute for value theory of price. What is it supposed to explain? Price. The determination of price. Has he explained it? No. All he's explained is that जब price बढ़ जाएगी तो I will reallocate my resources to maximize my utility, but it has no impact on the price. That's a new equilibrium price. The other problem is that abhi tak we have assumed that we know the utility of a consumer before a purchase is made. जब मैंने वो marginal utility का पूरा डायग्राम बनाया तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जी पहली यूटिलिटी जो होगी वो 90 होगी, दूसरी जो होगी वो 80 होगी, तीसरी यूनिट की 40 होगी, अगले की 30 होगी। पहले ही बता दिया। भाई मुझे कैसे पता कि आपको कितनी यूटिलिटी मिलनी जब आपने पहला पिज्जा खाना, दूसरा पिज्जा वैसे दूसरा पिज्जा, तीसरा पिज्जा, चौथा? आई हैव नो वे ऑफ नोइंग इट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज नो मेजर ऑफ यूटिलिटी। द नंबर्स इन द टेबल आर कंप्लीटली आर्बिट्ररी। खुद मैंने लिखे हैं, कहीं से मैं नहीं दरियाफ्त करके निकाल सकता कि आपको पहले यूनिट ऑफ पिज्जे में कितनी यूटिलिटी मिलेगी। हो सकता है कि जिस तरह इमन ने सवाल पूछा था कि पहले यूनिट में आपका ख्याल था कि मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी, इमन ने ऑर्डर कर दिया कोई पापा जॉन्स पिज्जा और आपने कहा ये तो फौजियों का बना हुआ है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मगर जब आपने खाया उसने कहा यार पिज्जा बड़ा अच्छा है। There's no way that you even knew what utility you would get until you consumed the commodity. So I assumed that we already knew.
In reality, there is no measure of utility. The number in the tables are, I made them up. There's no way to figure them out anyway. There is no known method of getting any such data. है ही नहीं किसी के पास कोई method to get this data. So, what do economists then say? They say, oh, revealed preference है कि मेरी जो consumer preferences हैं वो reveal होती हैं. Reveal कब होती हैं? जब मैं खरीदता हूँ. The only way to know consumer preferences is when they are revealed in the act of purchase. The fact that I purchased 2 slices of pizza means that I had that much marginal utility for that pizza, or at least expected marginal utility for that pizza. So if revealed preference is the only way for us to tell how much utility you got from that pizza, what does that say? It says, in fact, that this is a circular fallacy. Why? If utility is supposed to explain consumer preference, but utility can only be explained by revealed preference, i.e. consumer preference, it is only after the act of purchase that the economists can say that the commodity was purchased because it gave higher utility. This is a circular fallacy. That is, when the evidence offered to support a claim is just a repetition of the claim itself. If A, then B. If B, then A. There is no way to independently verify कि वाकई जो आपको कह रहे थे मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का वो फंक्शन आपको दिया वो वाकई उसकी वजह से आपने खरीदा, किसी और वजह से क्या चक्कर था? There is no way to objectively, scientifically measure that at all. Totally arbitrary. Can you imagine? Puri economics is working with these arbitrary numbers and arbitrary equations based on just this idea कि पहला गिलास पानी मैंने पिया तो मुझे बड़ा मजा आया, दूसरा गिलास पिया तो कम मजा आया, तो ये लो मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. उस पर मैं पूरा ग्राफ बना दूंगा, उस पर मैं इतनी मैथ पढ़ाऊंगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा और कहूंगा लो इसमें से इसको डिफरेंशिएट करो और इंटीग्रेट करो, जबकि वो सारे नंबर्स हैं टोटली आर्बिट्ररी. There's no way to prove that. There's no way to get them. The only way you can say is, oh, look, this happened. When that happens, then you create a graph, utility graph, to say this is why it happened. This is useless. This is circular fallacy. उसके अलावा एक और मसला in Jevons. Throughout we've been talking about utility. But just because you want something doesn't mean that you can have it. You got to have the money to have it. Effective demand किधर गई? Jevons' utility theory of value, there is in his theory there is a complete abstraction from the fact that utility does not translate into effective demand without income. पैसे नहीं होंगे तो doesn't matter how much I want that thing. उसने कहीं कहा ही नहीं है कि पैसे कहाँ से आएंगे. Income is dependent on what? On what I have in my possession to sell. मैं कुछ बेचूंगा तो पैसे आएंगे, चाहे वो मेरी अपनी लेबर पावर हो या जो भी चीज़ हो, मैं कुछ बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे. So if the determination of prices is the main concern of the utility theory of value, then the principal determinant of the demand curve is not utility, but income. फिर repeat कर दूं. Just because you want something doesn't mean you can have it. You have to have money. How do you get the money? That's the real question. Jevons is not even looking at that. He's just saying if you want something, that determines how the value of that commodity. वो याद है du over dy मैं करी जा रहा हूँ उस वक्त से, तो du over dx करी जा रहा हूँ उस वक्त से. Where's the money for it? Doesn't even look at it. So the claim that value depends entirely on utility, in my opinion, is quite false. This claim was not meant to merely suggest that commodities are important to us because they hold utility for us. अगर आप ये कहें कि value depends entirely on utility और इससे आपकी मुराद हो कि well, this is very important to me, it's very valuable to me, it has a lot of utility to me, that's why it's very valuable. That's a tautological argument. That's just saying the same thing in different words. कि आप कह रहे हैं कि उसकी वैल्यू ये है कि उसकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी वैल्यू को ही आपने रीडिफाइन कर दिया एज यूटिलिटी और आपने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी बिकॉज इट हैज यूटिलिटी. दिस इज जस्ट अ टोटोलॉजी. इट्स अगेन लॉजिकल फैलेसी. व्हाट आर यू सपोज्ड टू प्रूव? He was attempting to demonstrate that in relation to the determination of prices, utility theory of value offered a better scientific explanation. That's the thing, right? He has to prove somehow that prices की oscillation को समझने के लिए utility theory of value is a better explanation, more scientific explanation than labor theory of value. Labor theory of value will be off a little bit, etc. Yes, but we can judge it. But this theory is completely unjudgeable. Even if it was judgeable, I've shown to you. Even if we did have that marginal utility function, I've shown you. In fact, we would just reallocate our resources and achieve a new equilibrium. It would not bring the price back down to any given level. That's why, in my opinion, the utility theory of value as
explicated by Jevons fails to substitute or to create a better scientific explanation for the movement and oscillation of prices in comparison to the labor theory.